बाद में बैठे हैं। पंखा बंद कर दो। साथियों, नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा, ब्लॉक, सेक्टर, बूथ, ग्राम सभा कमेटी, सभी साथियों से निवेदन और अपील है कि आज के कार्यक्रम जो फेसबुक लाइव हो रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं लॉकडाउन की मार। पूरे देश में लॉकडाउन की मार कौन झेल रहा है? गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यही सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। ये बाहर अपने मजबूरी की वजह से मजदूरी करने अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में गए और वहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे वो प्राइवेट फर्मों में, चाहे सरकारी फर्मों में, चाहे ठेला चलाकर, खुमचा लगाकर, चाहे आइसक्रीम बेचकर 10 रुपया कमाने का काम कर रहे थे। लेकिन साथियों, जब सच कहा जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, और बुरा तो मान लीजिए बुरा है ही। हम देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है प्रवासी मजदूर, चुनाव आता है तो हिंदू कहते हो आप, और जब उनके ऊपर संकट आती है तो उनको प्रवासी बता देते हो। ये विदेश से आए हुए लोग हैं, इस नाते इनको आप प्रवासी मजदूर कहते हो। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों, अपने भाइयों को प्रवासी कहना बंद करो। भारतीय मजदूर कहो, भारतीय श्रमिक कह सकते हो, लेकिन प्रवासी कहना हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं बीमारी की जड़ की तरफ। कोविड-19, जिसको आप कोरोना महामारी कहते हैं, ये कब और कहां से शुरू हुई? पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश जहां हम लोग हैं, इस बात को सभी लोग बता रहे हैं, कहते हैं कि ये चीन से शुरुआत हुआ। तो चीन से पैदल तो आया नहीं कोरोना। चीन से जब कोरोना चीन में
पैदा हुआ तो भारत में, हम दुनिया की बात नहीं करते, हम भारत की बात करते हैं। भारत में कोरोना हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक पहुंचा और एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो पूरे देश में लगभग 20 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो जब 20 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ाने आने जाने का काम विदेशों से शुरू हुआ, हमारे देश में जनवरी महीने में ही पेशेंट मिल गया। ये पूरा देश कह रहा है कि जनवरी में भारत में कोरोना पेशेंट मिला। तो फिर जब कोरोना पेशेंट मिला तो 15 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक पूरे देश में 78 लाख लोग जहाजों से भारत में आए और जिसमें मात्र 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 62 लाख लोग पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम आज भी कर रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? आज प्रवासी मजदूर को बदनाम कर रहे हैं। कल किसको बदनाम करते थे? मुसलमान को बदनाम करते थे कि मुसलमान लेके आया। ये मुसलमान लेके नहीं आया, ये जहाजों से अमीरों द्वारा लाया गया कोरोना है। एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसके अधीन एयरपोर्ट है? वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार ने जब ये जान गई है कि कोरोना भारत में जनवरी में ही पेशेंट मिल गया, तो फिर हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, उन अंधभक्तों से भी पूछना चाहता हूं जो भारतीय झूठ पार्टी का बाजा बजाने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं। जब पूरे देश में 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को लॉकडाउन करना चाहिए कि पूरे देश को लॉकडाउन करना चाहिए? आसान कौन था? पूरे देश को लॉकडाउन में झोंकने की जरूरत थी कि 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिया गया होता तो आज भारत में ये गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति नहीं होता। लेकिन सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीयत, फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में लाखों भारतीय मजदूरों को इकट्ठा करके अहमदाबाद में आपने नमस्ते ट्रंप के नाम से उनका स्वागत किया। वहीं से कोरोना शुरू होता है, तेजी से पांव पसारना। मेरी बात अगर गलत हो तो गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल को काल कोठरी, श्मशान घाट बता दिया। जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था कि ये पूरे एशिया का सबसे सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। लेकिन आज जिस जगह से हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव जीते हैं, अहमदाबाद, उसी जगह डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ था। और आज पूरे भारत में, ये तो मीडिया के लोग दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया में भारत की बात हम करें, भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट अगर मर रहे हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, तो वो गुजरात में हैं, सूरत और अहमदाबाद में हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप आए थे। जब सरकार को 20 एयरपोर्ट बंद करने की जरूरत थी तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? इस नाते साफ साफ जाहिर
हो रहा है कि केंद्र सरकार ने समय रहते हुए कदम नहीं उठाया। अगर कदम उठाया होता, 20 एयरपोर्ट मात्र था, 20 एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिए होते तो आज भारत में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। खैर, अब तो जो करना था केंद्र सरकार की जो मंशा है, नियत है, वो अपना कर लिए। लॉकडाउन होता है, हमको पीपीई किट, मास्क, जो उपकरण है उसको उपलब्ध कराने की जरूरत अस्पतालों में है। तो केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में लगी हुई थी, विधायक खरीदने में लगी थी। उनको कोविड-19 कोरोना महामारी की चिंता नहीं थी, उनको चिंता सिर्फ इस बात की थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर हम अपनी सरकार बना लें। दुनिया मरे चाहे जिए, भारत के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मरे चाहे जिए, हमको तो सिर्फ देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ये इनका लक्ष्य। इस लक्ष्य का शिकार कौन होता है? भारतीय मजदूर, जो अपने अपने गांव से रोजी रोटी की तलाश में दूसरे स्टेटों में काम करने गया। अब बड़े बड़े दावे ये लोग कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। हम शुरू करते हैं रेल मंत्रालय से। जिस तरह का भाषण देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले, देश के गृह मंत्री जी 2014 के पहले भाषण दिए हैं, और आज ठीक वही काम बीजेपी कर रही है। आज भारतीय मजदूरों के साथ हो क्या रहा है? ट्रेन चलती है बॉम्बे से सीवान के लिए, 2 दिन का सफर, 9 दिन ट्रेन घूम रही है। ट्रेन में हमारे भारतीय मजदूर, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए परेशान हैं। कोई राशन देने को तैयार, भोजन देने को तैयार नहीं, पानी देने को तैयार नहीं। और माननीय रेल मंत्री जी ये टीवी पर आकर के इतना लच्छेदार भारतीय झूठ पार्टी का जुमला बोलते हैं कि हमने ट्रेन में पानी और भोजन की व्यवस्था करा दिया। माननीय रेल मंत्री जी, जितने लोग ट्रेन में सफर के दौरान जितनी मृत्यु हो रही है, हर मृतक परिवार को 50 लाख रुपया एक नौकरी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में इन्हीं गरीब, कमजोर, जिनको आप ट्रेनों में मौत की नींद सुला रहे हो, इनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब फिर जाओगे तो लौट करके फिर नहीं आ पाओगे। ट्रेन चलती है बीटी से गोरखपुर, चली जा रही है उड़ीसा। ट्रेन 40 ट्रेनें, रेल मंत्री का बाहरी रेल मंत्रालय, ट्रेन को आना है जौनपुर, जा रही है बनारस। और ट्रेन में क्या क्या गुजर रहा है भारतीय मजदूरों के साथ, उन यात्रियों के साथ पीने को पानी नहीं, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। अगर कोई उस गाड़ी खड़ी होती है कहीं बाई सिग्नल न मिलने के कारण, अगर वो प्यासे भूखे तड़प रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, कोई ले जाके पानी और भोजन करा रहा है, तो ये सरकार मुकदमा लिखवा रही है। अरे बाहरी सरकार, अगर तुम राशन नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, अगर कोई दे रहा है तो तुम देने भी नहीं दोगे, उल्टे मुकदमा लिखवा रहे हो। लिखवाओ मुकदमा, अच्छा काम फाने हो मुकदमा लिखवाने का। और मैं केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, हवाई जहाज में मैं भी सफर कर चुका हूं, जो 3 सीटें हैं जहाज में, एक तरफ तो 2 सीट है, एक तरफ 3 सीट।
3 सीटों पर क्या आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग है? इसका जवाब उड्डयन मंत्रालय, केंद्र सरकार आप दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे उत्तर चाहता हूं कि जो जहाज आप चला रहे हो, क्या उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? सड़क पर जब कोई गरीब मोटरसाइकिल से किसी बीमार को बैठा के लेके जा रहा है तो सरकार के इशारे पर पुलिस लाठियों से पीट के उसे लहूलुहान कर रही है। आज पूरे देश में जब गरीबों को ये 19,000 ट्रेनें हैं केंद्र सरकार रेल मंत्रालय के पास, ये चाहते तो 4-5 दिन के अंदर पूरे देश के श्रमिकों को अपने अपने घर पहुंचा देते, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं, इनकी नीयत में खोट है। जब 500 कोरोना पेशेंट था तब रेल नहीं चालू हुआ, जब 1000 हुआ 2000 हुआ तो नहीं चालू हुआ। आज जब 1.5 लाख कोरोना पेशेंट हो गया तो ट्रेन और बस धीरे धीरे चलाना शुरू किए। बाहर सरकार, आपने लॉकडाउन किया, जहां लॉकडाउन करना चाहिए वहां तो किया नहीं, और आज गरीबों को मरने के लिए आप छोड़ दे रहे हो। इस नाते मैं केंद्र और प्रदेश सरकार से साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो सड़कों पर आपने ट्रेन को नहीं चलाया, बस को नहीं चलाया, लाखों लाख लोगों के ऊपर इतना बड़ा तांडव सरकार के इशारे पर पुलिस ने किया है कि देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दृश्य देखने के बाद आंख से आंसू गिरता है, लेकिन इस केंद्र और प्रदेश सरकार को दिखाई नहीं देता। आदमी सड़क पर चलते चलते मर जा रहा है, भूख से मर रहा है, पानी से, पानी के बगैर मर जा रहा है। अब उसके बाद जब उससे निजात मिली तो अभी ट्रेन पूरे देश में घुमा घुमा के मारना शुरू कर रहे हैं। इतना भी नहीं है कि ट्रेन रूट पे चल रही है। बाहरी रेल मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे गोंडा की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, जुल्म जाती हो रहे हैं। जिस तरह सत्ता के गरूर में आप बैठे हो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, आप कर क्या रहे हो? पिछड़े दलितों का हिस्सा मार करने के बैठे हो। थाने पर जाओ, जब गरीब पिछड़ा थाने पर जा रहा है, ये दलित अल्पसंख्यक थाने पर जा रहा है, तो थाने पर बैठे हुए तेरी जाति के लोग, दावे से कहता हूं, तेरी जाति के लोग गाली दे के भगा रहे हैं। नहीं, अभी आज का घटना है, आप अपने प्रतापगढ़ के यशों का सुन लो, ऑडियो देख लो, समझ में बात आ जाएगी आपको। आए दिन गाली दे दे के भगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार तेरे 95 विभाग में चरम सीमा पर है। उठा के देखो, अभी तेरे कृषि मंत्री का कई करोड़ रुपए का घोटाला मिट्टी के जांच का आया है। आ गया, कार्रवाई नहीं आप कर सकते, इस नाते कि आपकी सरकार है ना, आप नहीं कार्रवाई करोगे। जांच आ गई है, रिपोर्ट, मिट्टी के जांच में इतना बड़ा घोटाला, शिक्षा क्षेत्र में 69,000 भर्ती में घोटाला। ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। जहां देखो तहां आए दिन हत्या का दौर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शिकार हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए कि अब आपसे नहीं संभल रहा है। बयान देते हो आप, मुख्यमंत्री जी, 300 करोड़ लोगों को हम मनरेगा में काम देंगे। वाह! उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़, देश की आबादी 130 करोड़,
और न्यूज 18 पर आप बयान दे रहे हो कि हम 300 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम देंगे। वो तो ठीक उसी तरह हो गया जिस तरह स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया कि हम 80 लाख परिवारों को हमने राशन दे दिया। अगर एक परिवार में 4 ही आदमी जोड़ लिया जाए तो 8 चौके 32, 320 करोड़ लोगों को राशन स्मृति ईरानी ने। दुनिया में अगर झूठ बोलने में माहिर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और नेता है। उसका सबूत मैं आपको देता हूं, क्योंकि हमारी बात थोड़ी नागवार लगती होगी, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं बेचारे, वो सोचते होंगे कि ये नेता खाली भारतीय जनता पार्टी के शिकायतें करता है। तो हम आपको उसका झूठ का प्रमाण देते हैं। जरा देखो क्या है तेरा खेल, अपने खेल को खाली देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहा है। देखो न्यूज 18 पे चली है, ये स्मृति ईरानी का बयान है, ध्यान से देख लो। ये स्मृति ईरानी का बयान है कि 80 लाख परिवारों को इन्होंने राशन दिया है, पहुंचाया है। अब गुणा कर लो, 5 का गुणा करो, 4 का करो, 3 का करो, 2 का करो, लेकिन कहीं गणित सही नहीं बैठ रहा है। और सुनो स्मृति ईरानी जी का आप बयान सुन लो, और बहुत अच्छा बोलती हैं। जब 2014 के पहले स्मृति ईरानी जी मिनिस्टर नहीं थी तब का इनका बयान जरा ध्यान से सुनो, देखो क्या ये बोल रही हैं। नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम, और मैं कहना चाहूंगा, देखिए हाँ नेटवर्क आ गया, जरा सुन लीजिए। अब आपने सुन लिया कि ये है भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो हमने दिखाया। अब देखिए भारतीय झूठ पार्टी का दूसरा हम वीडियो आपको दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलता हूं। हम शुरू करते हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो इतने बढ़िया बोलते हैं कि पहले उन्हीं की बात आप सुन लीजिए, तब उसके बाद हम आपको सुनावें कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं और हम ही लोग गलत हैं। ये झूठ बोलने का इनका देखो 2014 के पहले का खेल, ये हम लोगों को समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम काम गिना रहे हैं। अभी हम नोट किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है, उसको भी हम बताने वाले हैं आज। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तब तक हम शुरू करते हैं, फिर नेटवर्क आ जाएगा तो हम दिखा देंगे आपको। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, देखिए अभी मैंने जिक्र किया 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, ये पास है घोटाले में। नंबर 1, भारत को जाति जाति में बांटने के पास है बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों का लोन 6 साल में 6,60,000 करोड़ कर्ज माफ करने में पास है। अब माफ किसका किसका हुआ है इसको भी आप जान लो, इसके विषय में भी जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। माफ होता है कर्जा किसका? जैन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 1,073 करोड़। एक गृह मंत्री जी के बेटे हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं,
जय शाह जी। अब देखो शराब पे, देखो सुन लो प्रधानमंत्री जी का शराब पर। उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सुन लिया। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? आप देखिए, अब ये तो आपने सुन लिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन 40 दिन हमारे पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग और पूरा महकमा मेहनत करके लॉकडाउन में कोरोना को रोकने की कवायद, आप लोगों की नाकामी के बाद भी इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया कोरोना को रोकने के लिए। आपके इशारे पर लाखों लाख मजदूरों के मार करके सर फोड़ा, हाथ तोड़ा, चूतर लाल किया आपके कहने पर। कोरोना जैसी महामारी में शराब का ठेका किसने खोला? हमारे भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्तों को बुरा लगता होगा। शराब का ठेका किसने खोला? अभी आपको प्रधानमंत्री जी का भाषण में सुना रहा था। शराब का ठेका पूरे देश में अगर खोलवाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दूसरा आप सुनो, दूसरा जो एक तो चंदन तस्कर, दूसरे हैं एक चंदन तस्कर जिनको आप बाबा रामदेव कहते हो, चंदन तस्कर है महाराज। इनका कर्जा 2212 करोड़ माफ होता है। और आप इनकी बात सुन लो जरा ध्यान से, देखो ये क्या बोलते हैं। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली यानी सी ग्रेड। हम इनकी भी भाषा आपको सुनाते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर हम आपको दिखा देते हैं। ये कर्ज माफी किसका कर रहे हैं? अमीरों का। टैक्स किससे ले रहे हैं? गरीबों से। बाहर देश और प्रदेश की सरकार अच्छा काम खाना है। हम आपसे कहना चाहूंगा कि मैं शुरू किया था इनकी अच्छे कामों की बात मैं कर रहा था इनके, जिसमें ये सफल हैं, पास हैं। गरीबों को टैक्स लेकर अमीरों का लोन 6 साल के अंदर 6,60,000 करोड़ कर्ज माफ करने में ये पास हैं। मीडिया के मालिक और एंकर को गुलाम बनाने में पास हैं। हाँ सुन लो जरा प्रधानमंत्री जी का। गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है? ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है। धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है। बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं तो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है। सुन लिया आपने, ये हैं देश के प्रधानमंत्री जी। अब सुन लीजिए इसी के साथ तस्कर बाबा रामदेव की घटना देखिए। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली यानी सी ग्रेड चंदन की लकड़ी को ही भेजा जा सकता है, लेकिन बाबा रामदेव चालाकी दिखाते हुए अच्छी क्वालिटी वाली चंदन की लकड़ी को सी ग्रेड चंदन की लकड़ियों के साथ छुपाकर भेज रहे हैं। हालांकि अच्छी क्वालिटी के चंदन की तस्करी की कोशिश कस्टम विभाग से छिप नहीं सकी और बाबा का सच बेनकाब हो गया। देश की 130 करोड़ जनता ने तस्कर बाबा का ये चेहरा भी देख लिया। कभी वीरप्पन
सुन लिया है आप लोगों ने ना, ये है बाबा रामदेव। ये अब बाबा रामदेव की घटना को आपने सुन लिया। अब हम आपको सुनाते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री जी जो हम समझा रहे हैं, पास हैं ये लोग। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायक को खरीदने में ये लोग पास हैं। मीडिया के मालिक और एंकर को गुलाम बनाने में पास हैं और झूठ बोलने में पास हैं। देश को बेचने में रेलवे, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बैंक सहित 44 विभाग बेचने में पास हैं। बेरोजगारी पैदा करने, गरीबी पैदा करने, नौकरी छीनने में यह सरकार पास है। आप देखिए झूठ क्या है इनका, ये फेल कहां है। अब देखिए, हम आपको शुरू करते हैं देश के गृह मंत्री जी का भी सुन लीजिए आप लोग, नहीं तो कहेंगे कि राजभर जी तो झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री जी का भाषण सुनो। अब आप झूठ ले आते हैं आपको। नोटबंदी में फेल, जीएसटी में फेल, रोजगार देने में फेल, महंगाई रोकने में फेल, भारतीय मजदूरों को घर पहुंचाने में फेल, लॉकडाउन में ट्रेन चलाने में फेल, जीडीपी रोकने में फेल, कोविड-19 जिसको कोरोना महामारी कहते हो उसको रोकने में फेल। ये इसके माहिर लोग हैं और इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा यहां। आप सुनिए, आ गए हैं माननीय गृह मंत्री जी की बात सुन लीजिए। नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा? अभी नेटवर्क आ जाता है तब हम फिर बताते हैं आपको, सुना देते हैं इनके भी भाषण। गुजरात का हाल आपने सुन लिया, अस्पताल का, जहां के गृह मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों जिम्मेदार लोग वहीं के हैं, आते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं वहां आज जो ई रिक्शा चलाते हैं, बैटरी वाला रिक्शा, आज वो भुखमरी के कगार पर हैं। उनके विषय में कौन सोचेगा? जो विदेशों में फंसे हुए अमीर लोग हैं उनके विषय में तो आप सोच रहे हो, लेकिन उनके विषय में कौन सोचेगा? उनके विषय में भी जरा ध्यान करो ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। मुख्यमंत्री जी का बयान एक दिन टीवी पर आया 3-4 दिन पहले कि हमने 1337 ट्रेन अन्य स्टेटों से मंगाकर यूपी के भारतीय मजदूरों को हम ले आए हैं। अब कितना ले आए हैं? कभी 30 लाख बयान देते हैं तो कभी 25 लाख। अगर 1337 ट्रेन आई है, 1000 के भी हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 13,37,000 होता है। अगर 1200 के हिसाब से जोड़ा जाए तो 18,440 होता है। और आप बता रहे हो ये जो पैदल आए हैं, अपने ट्रकों से किराया दे के आए हैं, बस करके आए हैं, टेम्पू से आए हैं, साइकिल से आए हैं, पैदल बेचारे आए हैं, ये सब जोड़ करके आप बता रहे हो मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रमुख सचिव गृह जब आते हैं तो वो अपना पट से हाली हाली बता देते हैं, जो उनको नोट करा दिया जाता है। आंकड़ा भी तो कम से कम सही, चाहे केंद्रीय मंत्री हों और चाहे प्रदेश के लोग हों, सही आंकड़ा तो कम से कम दिया करिए ताकि कोई कमेंट न कर सके आप लोगों के ऊपर। और मैं आप मनरेगा पर बहुत घमंड है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। कल तक तो कांग्रेस को दोष दे रहे थे आप लोग ना, और आज मनरेगा में गांव में क्या हाल है? बैंक में पासबुक बनता है तो जो पासबुक का मालिक होता है, जिसके नाम से खाता खुलता, पासबुक जिसके नाम से होता है, उसका सारा डिटेल उसके पासबुक में चढ़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं उनको जॉब कार्ड बना है, किसी एक गांव का जॉब कार्ड उठा लो और उनमें देख लो कितनी हाजिरी लगी है। जिनके पास स्कॉर्पियो है
उनका नाम मनरेगा में, जिनके पास बुलेट है उनका नाम मनरेगा में, जिनके मकान पक्के हैं, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, बगीचा है, ट्रैक्टर है, उनके नाम मनरेगा में, उनके नाम से खाते खुले हैं। एक गांव चेक करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी पूरा प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। इस नाते क्योंकि आप गरीबों का नहीं, आप अमीरों का भला चाहते हो, इस नाते जो है हम आपसे कहना चाहूंगा कि नरेगा मजदूरों की समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या के निदान के लिए आप एक टीम गठित करके अपने उत्तर प्रदेश में खाली 10 गांव चिन्हित करके, आप चाहे गोरखपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद, इन्हीं में से कोई गांव 10 तो चेक कर लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि मनरेगा का खेल क्या हो रहा है। घास छील छील करके 4 आदमी घास छील रहे हैं, 40 आदमी का पैसा निकल रहा है। ये हाल है आपके प्रदेश में। हम चूंकि बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है कि ये क्यों बोलते हैं ऐसा। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से और देश के प्रधानमंत्री जी से, कि अमीरों का तो कर्जा आपने माफ किया, अमीरों का तो कर्जा आपने माफ किया, अच्छा किया, लेकिन गरीबों का कर्जा कब माफ होगा? गरीबों का कर्जा कब माफ होगा? आप देखिए, देश के गृह मंत्री का झूठ का बयान आपके सामने पेश करता हूं। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता। आप बताइए ना, आप मानते नहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए, वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। गरीबी एक समझ रहा है, मगर इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ नहीं। लेकिन आप भी तो ये जो चुनावी भाषण में बोलते हैं कई बातें, उनको आप भी तो उनको उन्हीं पर घेरते हैं कि आपने वादा किया था, पूरा नहीं कर रहे। वो भी सुन लिया, देश के गृह मंत्री का ये था। देश के गृह मंत्री जी के भाषण को आपने सुन लिया कि गरीबों के दिमाग नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। उनको जो समझा दो, हिंदू बता दो हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान कह दो मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बता दो ईसाई बन जाएंगे, ये जो चाहें सो करा दें। बाहरी गृह मंत्री जी, ताज्जुब है आपको कि आप जैसे लोग देश में गृह मंत्री की कुर्सी से शोभित कर रहे हैं और गरीबों के वोट से बनी हुई सरकार, गरीबों को आप बता रहे हो इनके दिमाग नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान और दिमाग कौन देगा? अब सुनिए, फिर गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए। झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया कि एक सरकार देश में ऐसी चल रही है जो केवल झूठ और झूठ के आधार पर चल। सुन लिया आप लोगों ने ना? ये है आपके देश के गृह मंत्री जी। अब हम आपको ले आते हैं अपने काम पर, हम आपको ले आते हैं अपने काम पर, और हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हम सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज मनरेगा की आप जांच करा लो। जो राशन कार्ड गांव में है, उन राशन कार्ड आप शुरू करने जा रहे हो कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, आपने नारा दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश और एक टैक्स होगा, तो फिर पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों नहीं? आपने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्या वजह है, क्या कारण है? उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, क्या कारण है? और राशन कार्ड एक करने से पहले अपने प्रदेश में 10 गांव चिन्हित कर लो और वहां पता कर लो। आपको मालूम हो जाएगा कि 40 से 50% फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं
जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके नाम से वो राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई कह नहीं पा रहा है। गरीब बोलता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। राशन कार्ड की दुकान पे जाके अगर बोल देगा तो उसको लाठियों से मारा जाएगा। इस नाते वो बेचारा बोलता नहीं है। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, आप लोग विचार करिए और अध्ययन करिए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपसे ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कोई काम किसी को नहीं मिला। आप एक काम करो, जिस तरह आप लोगों ने अमीरों का कर्जा माफ किया है अभी तत्काल 68,000 करोड़, उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ कर दो। उत्तर प्रदेश में जब तक आप लॉकडाउन चला रहे हो, काम नहीं दे रहे हो, तब तक बिजली का बिल माफ करो। और जो नौजवान किसान काम के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए लोन लिया है, उसका कर्जा माफ करो, ताकि वो अमन चैन से रह सके। और तीसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भी दिन विद्यालय में बच्चे नहीं गए। फीस के लिए फोन पे फोन उनके गार्जियन को जा रहा है। उनकी कम से कम 3 महीने की फीस माफ करो, बिजली का बिल 3 महीने का माफ करो, और किसानों का कर्जा माफ करो। और प्रत्येक भारतीय मजदूर, आपके हिसाब से तो 30 लाख लोग हैं, और भारत उत्तर प्रदेश में कितने लोग पहले से मजदूरी करते थे, इसका न तो आंकड़ा आपके पास है, न हमारे पास भी है, न देश की सरकार के पास है, न प्रदेश की सरकार के पास है। तो आप खाता खुलवा रहे हो, जन धन का खाता, ज्यादा नहीं, हर महीने आप बनाए हो लिमिट ना, कि मिनिमम गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाली, गरीबी रेखा से नीचे उसको मानते हैं जिसके आमदनी 6 लाख है। अगर 6 लाख है तो 50,000 रुपया मिनिमम आप उनके खाते में डालो, तब मैं मानूं कि आपका जो मानक तय है 6 लाख, 6 लाख, तब पूरा होगा। और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप 500, 1000, 2000, 4000 देकर एक जुमला सुना रहे हो, गरीबों को गुमराह कर रहे हो। 50,000 रुपया उनके खाते में डालो, ताकि वो अपनी फीस, अपना बिजली का बिल अगर आप माफ नहीं करते हो, फीस नहीं माफ करते हो, लोन नहीं माफ करते हो, तो वो अपना व्यवस्था कर सके। नहीं तो इसके पहले हम चाहेंगे कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ कर दो, स्कूल की फीस माफ कर दो, और नहीं कर पाते हो तो 50,000 रुपया जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हर महीने हर गरीब कमजोर के खाते में 50,000 रुपया भेजो, ताकि वो अमन चैन से रह सके। और आगे आने वाले दिनों में हम भागीदारी आंदोलन मंच के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सरकार के भरोसे आप कोरोना से नहीं लड़ सकते हो। सरकार तो चाहती है कि गरीब मजदूर और मरे, इनकी नीयत साफ नहीं है। अब किसी गांव में चले जाओ, बाहर से मजदूर आ रहा है, सरकार टीवी पे चिल्ला रही है कि हम राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत बदतर है। कोई प्रधान राशन देने को तैयार नहीं। घर के लोग ले जा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खा रहे हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद तो फिर बेचारा वो घर चला आ रहा है। ये स्थिति है गाँव में। या तो उनको क्वारंटीन करने के लिए आप व्यवस्था दो। आप कह रहे हो कि आप अपने घर में क्वारंटीन हो जाओ, फिर मैं कह रहा हूं, आज जिस परिवार में एक ठो घर है, एक ठो मड़ई है, माँ है, पिता है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो किस में क्वारंटीन होगा? आप तो महल में रहते हो, आपको तो मालूम है कि हम किसी कमरे में रह लेंगे, लेकिन उस गरीब की बस्ती में जाकर के झांक के देखो, तब आपको समझ में आएगा। आप अमीरों का जो चक्कर चला रहे हो, इससे निकलो और गरीबों के विषय में
आप सोचो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला। इस नाते हम वंचित समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करो। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो, जब चुनाव आएगा तब हम आप पर भरोसा करेंगे। इस समय आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन करके आप कोरोना महामारी से निपटो, ये प्रधानमंत्री कह दिए हैं। और आप सरकार से उम्मीद लगाए हो कि हमको राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, विश्वास मत करना। जब एशिया का नंबर 1 का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल गुजरात अहमदाबाद में 11 घंटे वहां का स्वास्थ्य टीम हड़ताल पे निकल जाती है, जब उसको वहां उपकरण नहीं दे पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, तो ले आएंगे आपको उत्तर प्रदेश में देने के लिए। ये खाली जुमला इनका सुनिए। मुख्यमंत्री जी जाएंगे अयोध्या में, उद्घाटन करेंगे मंदिर का लॉकडाउन में, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो मीटिंग करेंगे, 200 लोगों को ज्वाइन कराएंगे कांग्रेस से, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, वो हरियाणा चला जाएगा, क्रिकेट खेलेगा और 100 लोगों की टीम लेकर के बिना मास्क का घूमेगा, उस पर मुकदमा नहीं होगा। लेकिन कोई सही बात बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा करो मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना सोच लेना कि भागीदारी संकल्प मोर्चा अब तेरे खिलाफ हम लोग अभियान बना रहे हैं, शुरू करने वाले। हम सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने घरों में रहो, काम से बाहर निकलो, तो जो भी आपके पास गमछा हो, रुमाल हो, मास्क हो, उसको मुंह पे ढक करके आप निकलो, जाओ और काम करके फिर अपने घर चले आओ। सरकार से बहुत उम्मीद मत रखो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, तभी आपका भलाई है। इस सरकार से कोई उम्मीद मत करो। हम तो इस सरकार में रह करके देख लिए, 403 विधायक हैं और 403 विधायक में 402 विधायकों को लखनऊ में रहने का आवास दिया गया, अलॉट किया गया है, और ओम प्रकाश राजभर को आज साल भर के ऊपर हो गया। अभी तक ये सरकार हमको लखनऊ में विधायक की है जो नियमावली है, हर विधायक को आवास, आज तक मुझे आवास तक नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी की। और इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दें कि जो मेरा अधिकार है उसको भी ये नहीं दे पा रहे हैं। 402 विधायकों को तो दे रखा है इन्होंने, लेकिन ओम प्रकाश से चिढ़ क्यों है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सही बोलता है, इनकी गलत नीतियों का विरोध करता है। इस नाते ये सोचते हैं कि आवास दे देंगे तो ये लखनऊ रहने लगेगा, तो मीडिया के सामने बयान देगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आवास आप अपने नाम अलॉट कर लो, ले लो, उसमें अपना रहना रहो आप, या आप अपने किसी आदमी को रख दो, मत देना। लेकिन ये इतिहास होगा देश की आजादी के बाद कि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के लिए आवास विधायक ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिया है। ये इतिहास है। तो साथियों, गुस्सा बहुत है, दर्द बहुत है। आज पूरे देश में मजदूरों की हालत को देख करके, टेलीफोन पे सुन करके आत्मा रो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे 4 विधायक हैं हमारी पार्टी के, और चारों विधायकों की विधायक निधि 12 करोड़ होती है, और 12 करोड़ रुपए लगा करके बिना पैसे में आप ट्रेन से जिस भी स्टेट में मजदूर फंसा हुआ है, श्रमिक फंसा हुआ है, आप उसे बिना पैसे में आप ले आकर के आप उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करो। और 80 सांसद हैं हमारे, 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे पैसा ले लो उनकी निधि का। आपके 403 विधायक हैं, 402 विधायकों की भी और 403 विधायकों की निधि 1-1 लाख 1-1 करोड़ ले लो, और 1-1 करोड़ लो करके जो गरीब मजदूर बेचारे फंसे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, वो कैसे आएंगे? आप किराया मांग रहे हो। रेल मंत्रालय कह रहा है हम फ्री में ले जा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और मर कहां से रहे हैं लोग?
ऐसा ऐसा दृश्य सामने आ रहा है साथियों। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों, फिर हम आपको 31 तारीख को इस सरकार के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। अब सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। अब हमको आपको तैयार होने की जरूरत है। और 31 तारीख को फिर हम आपको 11 बजे आपसे मिलेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से, और आपको अवगत कराएंगे अगली रणनीति के संबंध में। इसी बात के साथ हम उन सभी साथियों से पुनः कहूंगा कि जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बतावें सरकार की नीयत क्या है, सरकार चाहती क्या है, इस बात को बतावें। इसी बात के साथ नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।